नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बीएड के छात्रों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, अधिगम, लर्निंग। अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की प्रकृति, विशेषताओं का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं अधिगम क्या है। ठीक है छात्रों, जब छोटा बच्चा जन्म के समय बिल्कुल ही दूसरों पर निर्भर रहता है, असहाय रहता है, आप लोग जानते हैं, और धीरे धीरे वह अनेक चीज़ें सीख जाता है। तो सीखने की ये जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती है। तो सीखना प्राणियों का क्या जन्मजात गुण होता है, इससे यही पता चलता है। अधिगम एक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है, अपने माता पिता से कुछ चीज़ें लेकर आता है, उनका असर बच्चों पर दिखता है। तो इन विशेषताओं में एक बुद्धि होती है, जो कि एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है, ये बुद्धि। तो मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने जन्म वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम कहलाती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से बालक को सिखाया जाता है नई नई चीज़ें और उसको सीखने की ओर अग्रसरित किया जाता है और भी अधिक से अधिक सीखिए। तो आइए अब देखते हैं अधिगम का अर्थ। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक, जैसे देखिए, स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया, यानी जब एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है, ठीक है, उसके लिए यह पहला कटु अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। तो क्यों? क्योंकि जब बालक एक बार मोमबत्ती को छू लेता है और जल जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, दोबारा वह उसके पास नहीं जाता है। तो बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को, जो परिवर्तन अभी आपको हमने बताया, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा और बच्चे का जो व्यवहार है, तो इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है और सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल व्याख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं।
दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या किया गया है कि बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो अपने अनुभव का लाभ उठाता है, धीरे धीरे समाज से समायोजन करता है, वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं। आइए इसको देखते हैं कि क्या परिभाषाएं दी हैं। जैसे ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। तो ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है, अधिगम की परिभाषा दिया है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है, जैसे जैसे अनुभव होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है। पहले उस स्थिति के बारे में नहीं जानता रहता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब उस प्रकार की स्थिति का सामना कर लेता है, दोबारा फिर ऐसी स्थिति आती है तो फिर उसको अधिक समस्या नहीं होती है। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। ठीक है, स्किनर के अनुसार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, अब वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, नवीन ज्ञान और यानी नए ज्ञान और नए नए प्रतिक्रियाएं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसी तरह गिलफोर्ड महोदय ने भी अधिगम की परिभाषा दिया है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। वाह! लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, तो ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हमने अधिगम की परिभाषा आपको बताया। अब देखिए नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो अधिगम की प्रकृति में पहला है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। जैसा कि आपने पहले देखा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। तीसरा, अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को स्व प्रयास करना पड़ता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। ठीक है, अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रकृति हैं। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। नई नई चीज़ें सीखता है तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, जो कुछ व्यवहार ऐसा होता है जिसको लगता है कि वो गलत है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक, तो ये है अधिगम की परिभाषाएं।
आप देख सकते हैं। अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। ठीक है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। अधिगम सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार कार्य करने के तरीके अधिगम में सम्मिलित हैं, परंतु इन नए तरीकों को सीखने के साधनों की कोई सीमा नहीं होती। अतः अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, परिपक्वता, थकान, बीमारी एवं नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति नशे में है, किसी बीमारी में है, थकान में है, तो उसमें अकबक कुछ भी बोलता है, तो इससे उसके व्यवहार में जो ये परिवर्तन दिखता है, उससे अधिगम का कोई संबंध नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अधिगम की विशेषताएं, आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो सिम्पसन और मुर्सेल के अनुसार अधिगम की विशेषताएं आपको बता रहे हैं। ये सामान्य विशेषताएं ही है। तो पहला है अधिगम परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। दूसरा, अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, लर्निंग इज लॉन्ग लाइफ। तीसरा, सीखना विकास है, सीखना अनुकूलन है, सीखना सार्वभौमिक है, ध्यान दीजिएगा। सीखना नया कार्य करना है, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। सीखना अनुभव का संगठन है, अनुभव का संगठन। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज पर्पसिव। सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रियता है, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम खोज है, लर्निंग इज डिस्कवरी। अधिगम वातावरण की उपज है। ठीक है। अधिगम वातावरण की उपज है। तो छात्रों, ये एक संपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप मान सकते हैं। जैसे आपको बताया अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति। ठीक है। अधिगम का प्रकृति, अधिगम की विशेषताएं। तो ये जो है अधिगम की संपूर्ण व्याख्या आपको हमने बताया है। ठीक है। अभी इसमें अधिगम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अधिगम के प्रकार है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक। फिर है अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अभिप्रेरणा, उद्देश्य, उद्देश्य की प्राप्ति की विभिन्न अनुक्रियाएं, सबलीकरण, सामान्यीकरण, ये सब चीज़ है। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका आपको वीडियो बना दिया। अधिगम की परिभाषा क्या है, प्रकृति और विशेषताएं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।